आने वाले टाइम में कैंसर पैंडेमिक हो जाएगा। लगभग हर घर में कैंसर के पेशेंट होंगे। जितनी भी बीमारियां होंगी उन सब का फाइनल डेस्टिनेशन कैंसर ही होने वाला है। Stage 1 to stage 4. What's the best stage to diagnose? कैंसर मीन्स डेथ, ऐसा आज नहीं है। चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो पीसीओडी हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, ये सब हमारे परसेप्शन का रिजल्ट है। सब लोग बाहर गए घूमने, एक ही खाना सबने खाया, लेकिन उसी खाने को खा के किसी को डायरिया हो गया, किसी को नहीं हुआ, तो क्या खाना रिस्पॉन्सिबल था? नहीं। तो कुछ तो ऐसी चीज है ना जो बीमारी दे रही है। नाउ दैट हेल्थ कैन कन्वर्ट इनटू प्री कैंसर स्टेज। Okay. Constant irritation may turn with time into cancer. This indication is an indication for pre-cancer stage. लगातार किसी एक ऑर्गन्स में कोई एक स्पेसिफिक सिम्टम्स बना हुआ है और कोई रीजन नहीं। कैंसर से ज़्यादा वो कीमोथेरेपी और रेडिएशन से ज़्यादा नुकसान हो गया। मेडिसिन इज वन वे, नॉट द ओनली। अगर हमारी फैमिली में किसी को कैंसर है तो पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में मुझे भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी नहीं कराना, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट कितना बुरा होता है। Hi sir, good morning. गुड मॉर्निंग। Can you please introduce yourself to our audience? ट्रीटिंग कैंसर पेशेंट थ्रू होम्योपैथी वाया रूट थेरेपी। लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस है कैंसर के पेशेंट को देखने का। Okay, thank you very much for introducing us sir. Cancer बोले तो when I was a kid in my childhood, cancer बोले तो that's a movie disease. बड़ा मूवी में कैंसर आ गया। While growing up, I get to understand it's a rich people disease. Now I see even my extended family members or someone from I know mutual friends, there are a lot of cancer cases. Let's say mouth cancer or abdomen cancer. Why this rate is getting higher? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ऐसा हम लोग भी अक्सर करके जब छोटे थे तो मूवीज़ में पता चलता था कि कैंसर हो गया है। हाँ। ऐसे रियलिटी में या जनरल लाइफ में आज से 10-15 साल 20 साल पहले कैंसर इतना कॉमन नहीं था। आज कैंसर बहुत कॉमन है। इसके पीछे बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर रीज़न है। बिकॉज आज जो हमारी लाइफस्टाइल है, हमारा जो डाइट है, हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है, सब कुछ नेचर के अगेंस्ट जा रहा है। डाइट को ले लो आप, आज देख लो हम या हमारे बच्चे या हमारी सोसाइटी में जो हमारा खाने का पैटर्न है वो पैटर्न कितना नेचुरल है आप बताओ। आर्टिफिशियल थिंग्स ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हम एक तरह से हमारी पूरी ज़िंदगी में ना वो जो आर्टिफिशियल फूड, आर्टिफिशियल सुविधाएं, पोल्यूशन, स्मोकिंग, एल्कोहल, ये सब इतना ज़्यादा बढ़ गया। इस वजह से कैंसर के पेशेंट बहुत फ्रिक्वेंटली आज हमारे पास हैं। और मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, अभी तो जो भी आज फिर भी थोड़ी बहुत गनीमत है, आने वाले टाइम में कैंसर पैंडेमिक हो जाएगा। लगभग हर घर में कैंसर के पेशेंट होंगे। जितनी भी बीमारियां होंगी उन सब का फाइनल डेस्टिनेशन कैंसर ही होने वाला है। बिकॉज हम रुकने वाले हैं नहीं, हमारा लाइफस्टाइल नहीं बदलने वाला है। लाख डेफिनेटली हम लाख कहते हैं, बढ़ते हो रहे, इक्वे बढ़ रहा है। आप देखो सर, सबको पता है ना स्मोकिंग से कैंसर होता है। आज बताओ स्मोकिंग कितना कॉमन हो गया है। स्मोकिंग जस्ट लाइक अ फैशन। हमारे छोटे बच्चे वो क्या कहते हैं, वेप्स कहते हैं उसको। हाँ। तो वो आजकल हमारे बच्चे इतने कॉमन तरीके से इस्तेमाल करते हैं उसका। पोल्यूशन देख रहे हो आप, एल्कोहल देख रहे हो आप, पान मसाला गुटखा, आजकल तो हीरो हीरोइंस के उसके एड में लगे हुए हैं। हाँ, वो ना कौन सा केसरी करके चला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप देखो, मैं जब रास्ते से गुजरता हूँ ना तो हर गली में कैंसर प्रोड्यूस करने वाले जितने भी जो कैंसर देने की क्षमता रखते हैं वो हम रोज़ उससे इनकाउंटर हो रहे हैं, रोज़ हम उसको हैंडल कर रहे हैं। तो अगर ये सिचुएशन है तो कैंसर तो बढ़ना ही है और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बड़ा कैंसर की बीमारी हो जाएगी। आप बताइए, लाइक यू मेंशन दैट ऑन द वे टू गो यू सी कैंसर काजिंग एलिमेंट्स in everyday life. Definitely. What are the major things you see in, let's say सुबह brushing कर लिया, let's say I've started a day from day to go to sleep, so there are exactly श्रीकांत, सीरियसली मैं आपको बताता हूँ। सुबह हम जगते हैं ना तो जो हमारे कॉमन हैबिट्स होते हैं जो होना ही होना है, जैसे उठेंगे तो ब्रश करना है, नहाना है, खाना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस में काम करना है, शाम को आके दोस्तों के साथ जाना है, कुछ रोड साइड कुछ स्ट्रीट फूड खाना है, उसके बाद घर आना है, घर आके खाना खाना है, सोना है, सुबह जगना है। ये अगर ये रूटीन लाइफ है और ये रूटीन लाइफ ही डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे नहीं कैंसर के लिए कोई स्पेसिफिक लाइफ होगी आपकी, या कैंसर अगर आपको हो रहा है तो आपका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या पिक्यूलियर लाइफस्टाइल होगा, ऐसा नहीं है। हम रूटीन लाइफ में हमारे पास इतने सारे कैंसर कॉजिंग फैक्टर्स हैं रूटीन लाइफ में। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। सुबह जगते हैं, ब्रश करते हैं
तो पहले ब्रश कैसे करते थे और आज ब्रश कैसे करते, आज तमाम तरह के टूथपेस्ट हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि टूथपेस्ट से कैंसर होता है, बट टूथपेस्ट भी आपको क्रॉस चेक करना चाहिए। उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उसमें जो भी सिंथेटिक एलिमेंट्स हम डालते हैं, सिंथेटिक मटेरियल जो होता है, उस मटेरियल की जांच करनी होती है। इतना फ्रीक्वेंटली टूथपेस्ट कर रहे हैं, बड़ा टूथपेस्ट लेते हैं, खूब रगड़ते हैं, लगाते हैं, ये भी एक रीज़न है फ्यूचर में, क्योंकि उसमें जो मोस्ट ऑफ द केमिकल इन टूथपेस्ट ना कॉजिंग इरिटेशन, उस इरिटेशन से माउथ का, थ्रोट का, इवन जीआईटी, बहुत लोगों को एसिड रिफ्लेक्स होता है, उसका एक रीज़न ये टूथपेस्ट होता है। पहले तो हम टूथपेस्ट नहीं करते थे। अब ये नहीं कहने का है कि भाई हम कहाँ से दातुन लाएंगे, लेकिन जितना पॉसिबल हो सके उतना अपने आप को नेचुरल तो रख सकते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट हम करते हैं। पहले ब्रेकफास्ट में क्या मिलता था, अभी ये साउथ इंडिया इधर वही इडली और डोसा मिलता। आज देखो सुबह ब्रेकफास्ट करने जाओ, देखो क्या मिलता है। बहुत सारे ऐसी वेराइटीज़ है, ऑयल का कंटेंट ज़्यादा हो गया है, आर्टिफिशियल चीज़ें, वो आजकल सॉसेज, डीप फ्राइड फूड्स, आजकल तमाम तरह के सॉसेज लगाते हैं हम। ये सारे के सारे स्टोर्ड फूड का ब्रेकफास्ट हम करते हैं। हमारी मम्मी ऐसा तो नहीं कर देती थी हम लोग, बेटा स्टोर्ड है, वो कल का पराठा आज खा लो। हाँ। लेकिन हम स्टोर्ड फूड में जा रहे हैं। इवन सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में चिकन कौन खाता है? हाँ। वो क्या कहते हैं, वो सैंडविचेज, चिकन सैंडविचेज, ये इतने सारे। इट्स नॉट अबाउट चिकन, इट्स अबाउट ब्रेकफास्ट हमारा आर्टिफिशियल हो गया है, ठीक है। टोस्ट, फ्राइड, डीप फ्राइड, ब्रेकफास्ट आपका शुद्ध है ही नहीं। ऑफिस जाते हैं हम, पॉल्यूशन इतना सबसे बड़ा फैक्टर है। बंद कमरे में हम एक्सरसाइज करते हैं, जिम भी जाते हैं, तो हमारा जिम के साथ साथ सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, आर्टिफिशियल प्रोटीन लेते हैं हम लोग, वो सप्लीमेंट्स लेते हैं, डाइट लेते हैं, वो भी नेचुरल है नहीं, और वो भी एक समय के बाद कैंसर की तरफ आपको लेके जाता है। लाइफस्टाइल बहुत हमारा अजीब सा हो गया है, एक जगह बैठे रहना है, एक्सरसाइज नहीं करना है, थॉट प्रोसेस स्ट्रेस में रहते हैं हम लोग। तो डे टू डे लाइफ में जितने भी कॉमन हैबिट्स हैं हमारे, फीमेल्स को ले लिया जाए तो वो कॉस्मेटिक से लेके लिपस्टिक, कॉस्मेटिक, वैक्सिंग, पता नहीं कौन कौन से चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें नेचुरल नहीं हैं। और इतना याद रखिएगा कि जब जब आप नेचुरल चीज़ें अवॉइड करेंगे, तब आपके अंदर बीमारी आएगी। और बीमारी जैसे अभी ऐसा नहीं है कि हम ओवरनाइट हमको कैंसर हो जाता है, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक रात में कैंसर हो गया। कैंसर मल्टीपल इंडिकेशन के बाद होता है। ओके। अगर आपको थ्रोट का कैंसर हो रहा है, या टंग का कैंसर हो रहा है, या लीवर का कैंसर हो रहा है, तो लीवर का कैंसर ऐसा नहीं कि एक दिन में डेवलप हो जाएगा। लीवर की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, लीवर का जो काम है, वो काम अल्टर्ड होगा और छोटे मोटे सिम्टम्स आपको आएंगे। जब हम उस सिम्टम को कंसिस्टेंटली इग्नोर करते हैं, या उस जो सिम्टम आया है उसके प्रॉपर रूट तक नहीं जाते हैं, उसके रीज़न तक नहीं जाते हैं, और फिर उस सिम्टम्स को सुपरफिशियली हम दबा रहे होते हैं, तो एक दिन वो सिम्टम धीरे धीरे बड़ी बीमारी में कन्वर्ट होता है, जो कैंसर भी हो सकता है। ओके। तो कैंसर इज़ नॉट अ वन नाइट शो, इट्स अ कंसिस्टेंट सपरेशंस ऑफ ऑल योर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन। जो ऑर्गन का नॉर्मल फंक्शंस था ना, वो फंक्शंस कंसिस्टेंटली सप्रेस हुआ, उसमें इरेगुलरिटी हुई और आपने उसको कंसिडर नहीं किया, जिसकी वजह से वो ऑर्गन अब विवश हो गया, नेसेसाइड हो गया कि भाई अब इसमें कुछ बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तभी हम सुधरेंगे। ओके। इट्स अ डिजीज इज ऑल्सो गिविंग इंडिकेशन that something wrong happen in your body. Just cross check in your diet, in your habit, in your lifestyle, in your emotions. ये सब क्रॉस चेक करने के लिए बीमारी आती है, और ये जब हम इग्नोर करते हैं तो कैंसर होता है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं कि भाई आपने इन सब चीज़ों को इग्नोर किया, और आप भी जब रियलाइज करते हो तब तक बहुत देर हो चुका होता है। सो आप बोले लाइक वी मैक्सिमम इग्नोर थिंग्स, सो व्हाट आर द थिंग्स वी इग्नोर यूजुअली? लेट्स से कैंसर पेशेंट देखिए, सबसे पहली चीज़ जो इग्नोर करते हैं, कैंसर का सबसे पहला इंडिकेशन जो होता है वो इरिटेशन हो। स्किन इरिटेशन, थ्रोट इरिटेशन। इरिटेशन मीन्स नॉट सिंपल कि कुछ इरिटेट हो रहा है। इरिटेशन का मतलब अनइजीनेस ऑफ दैट ऑर्गन दैट बिकम अ कंसिस्टेंट हैबिट। जैसे हमें रोड एसिड रिफ्लेक्स बनना शुरू हो गया, एक दिन बना, 2 दिन बना, अब ये कई सालों से बन रहा है और आप गोली लिए जा रहे हो। आपने क्रॉस चेक नहीं किया कि भाई आखिर ये एसिड रिफ्लेक्स क्यों हो रहा है, और हो रहा है तो अब ये इसके पीछे का कारण क्या है। lot of people even think like they are getting aged, that's why maybe ये ऐसा सोचते हैं, लेकिन केवल वो एक कारण तो नहीं है ना, उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। तो यू शुड अंडरस्टैंड। और जानते हो क्या होता है सबसे बड़ी बात, कि आजकल इजी टू बाय मेडिसिन हो गई हैं।
हेडेक हुआ तो हमने गोली खा लिया, हेडेक के रूट कॉज पे गए नहीं। अभी कॉन्स्टिपेशन हुआ तो हमने दवाई ले लिया, और वो ये तो आजकल वो तो ऐड भी आता है हाँ। कि कॉन्स्टिपेशन में ये दवाई खाओ, गैस्ट्रिक इरिटेशन में ये दवाई खाओ, अगर आपको फीवर हो रहा है तो ये दवाई खाओ। अगर we are suppressing as you mentioned, we are suppressing the symptoms. You are suppressing the symptom. You are not going and addressing why this happened to me and why on that organ. Once you understand ना, तो अब याद रखिए मैक्सिमम बीमारी हमारे इग्नोरेंस की वजह से होता है। हम सबको पता है कि स्मोकिंग करेंगे तो कैंसर होगा, ये पता है। आजकल तो स्मोकिंग के पैकेट पे भी दिखता है कि भाई कैंसर, लेकिन उसके बाद भी मैक्सिमम पीपल इग्नोर करते हैं। तो क्या ये एक रीजन नहीं है कैंसर का? हम सबको पता है कि जंक फूड नहीं खाना है, हम सबको पता है कि आर्टिफिशियल प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना है। क्या अपने बच्चों को वो सैंडविच बना के नहीं देते? तो ऐसा नहीं कि एक बार खाने से कैंसर हो जाएगा, वो जब तक हैबिट में चेंज नहीं होगा तब तक आपको कैंसर नहीं हो सकता है। कैंसर जब भी हम किसी पेशेंट को देखते हैं, जितने पेशेंट हमारे पास फ्रीक्वेंटली कैंसर को लेके आते हैं, तो उनकी लाइफ की जब हम जर्नी बनाते हैं कि कब तक आप बिल्कुल ठीक थे और आज आपको कैंसर हो गया, भाई यहाँ बिल्कुल हेल्दी थे, यहाँ कैंसर हो गया, तो यहाँ से यहाँ कोई ऐसा सडन शिफ्ट नहीं होता है। जब हम स्टेप वाइज देखते हैं तो 4-5 चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। सबसे पहली चीज़ जो कॉमन होती है, पेशेंट जो है वो इरिटेशन को इग्नोर करता है, अनइजीनेस को इग्नोर करता है। उसके बाद पेशेंट का कोई ऐसा मल्टीपल बिहेवियर होता है जो उसकी फिजियोलॉजी के लिए, जो उसकी बॉडी के लिए प्रॉपर नहीं था, वो उस बिहेवियर को लगातार कई सालों से कर रहा होता है। आप ऐसा बता दिया है, आई हैव अ डाउट। मेरा एक दोस्त का रिलेटिव है, अराउंड 40 years, ही इज़ वेरी हेल्दी लाइफ, जैसे गाँव में रहते हैं, ही डजंट हैव एनी स्मोकिंग और एनी बैड हैबिट। सुबह उठते, गाँव जाते, एग्रीकल्चर कुछ करते, सडनली ही गॉट टू नो दैट ही गॉट कैंसर। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। विदाउट एनी सिम्टम, विदाउट एनी काइंड ऑफ, ऐसा होता है। एक दिन बीमार पड़ गया, चलो हॉस्पिटल गया, यू हैव कैंसर। ऐसा होता है। देखिए मैं बताता हूँ, इसका भी रीज़न है कि भाई हमारी कोई ऐसी हैबिट नहीं थी, हमने अल्कोहल भी नहीं लिया, हमने स्मोकिंग भी नहीं किया, हमने बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल जी, हेल्दी खाना खाया, सब कुछ हेल्दी था, फिर भी हमें कैंसर हो गया। ऐसा क्यों हुआ? अभी ऐसा देख के लगता है यार इससे बढ़िया हमने स्मोकिंग ही कर लिए होते, इससे बढ़िया हम अल्कोहल ही ले लिए होते, इससे बढ़िया हमने बैड हैबिट ही रख लिया होता। ये सब ना रखने के बाद भी हमें कैंसर हो गया, ऐसा क्यों हुआ? तो लेट मी क्लियर वन थिंग, ये जो हमारा शरीर है ना, हमारी जो बॉडी है ना, हमारी बॉडी माइंड, कहते हैं ना कि माइंड और बॉडी मिलके कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। हम एग्जिस्ट करते हैं तो हमारे एग्जिस्टेंस का जो रीजन होता है वो माइंड और बॉडी होता है। एक रीजन है ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मैंने बताया आपको, एक रीजन आपका डाइट है, एक रीजन आपका लाइफस्टाइल है, हैबिट है। उतना ही जितना ये ज़रूरी है उतना ही आपके इमोशंस और थॉट प्रोसेसेस ज़रूरी हैं। हमारे इमोशंस, जो हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस होते हैं, ये जो एंगर है, इरिटेशन है, एंग्जाइटी है, कांस्टेंट स्टेट ऑफ फियर एंड फ्राइट है, ये जो ईगो है हमारा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट। इनफैक्ट ये जो हमारा डाइट हैबिट है, ये जो लाइफस्टाइल है, ये ट्रिगर फैक्टर है। ओके, कॉज आपके इमोशंस और आपके हैबिट्स में है, ये ट्रिगर फैक्टर है। ये अकेले स्मोकिंग से कैंसर नहीं, बहुत सारे स्मोक करते हैं, स्मोकिंग इज ए ट्रिगर फैक्टर, बट रियल पॉजिटिव फैक्टर ऑफ योर कैंसर इज योर इमोशनल स्टेट। अभी मेरे पास एक पेशेंट आया, उसको कैंसर था ही नहीं और लगभग 8 से 10 साल हुआ, 10 साल में मेरे पास आया। अब वो कह रहा है मुझे माउथ कैंसर हो गया। कभी स्मोकिंग नहीं करी उसने, कोई बैड हैबिट नहीं था। तो हम उसे जानते थे क्योंकि वो मेरा दोस्त है। वो बहुत फियरफुल टेंडेंसी का था, कुछ भी होता उसको लगता कि मुझे कैंसर हो गया है। ओके, ओवरथिंकर। अब क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा थिंकिंग में लेके आते हैं, बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं, तो कहते हैं कि जिस चीज़ से डरते हैं उससे हम भाग नहीं रहे होते हैं, उस चीज़ को हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। वो चीज़ बार बार आता है। तो ऐसे करते करते उसको थोड़ी बहुत परेशानी हुई, वो बार बार देखता था, बार बार उसको इरिटेट करता था, टच करता था और ईचिंग करता था। और उसके एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि जैसे स्पेशली माउथ कैंसर का जो रीज़न है, जो मैंने देखा है, स्मोकिंग, एल्कोहल तो है, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे जो हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं ना, और वो डेंटिस्ट क्या होता है, वो जब दांत उखाड़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जो होती है, वो बहुत सारे टिश्यूज जो होते हैं वो अननेसेसरी इंजर्ड हो जाते हैं, उसकी वजह से भी कैंसर का खतरा होता है। और वो उसके साथ हुआ, और वो जो इंजरी थी वो प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज नहीं किया, वो धीरे धीरे और वो इंजरी प्लस उसका माइंडसेट कि मुझे कैंसर हो जाएगा, मुझे कैंसर हो जाएगा। कहीं भी जाता था, इससे मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा,
इससे मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा, इससे मुझे कैंसर, हर चीज़ पूरा का पूरा उसका इमेजिनेशन कैंसर को लेके ही फिक्स हो गया था। इट्स द फियर मोर देन डिसीज स्किल्स। इज़ द फियर। और अभी भी मैं कहता हूँ लोगों को, ये अभी भी है, आज भी मैक्सिमम कैंसर के पेशेंट में डर बीमारी से बहुत ज़्यादा बड़ा है। कैंसर मीन्स डेथ, ऐसा आज नहीं है, सोचना कभी नहीं था। चूँकि हम इतने पेशेंट देखते हैं, ये थॉट प्रोसेस है, ये माइंडसेट हमारा हो गया है कि कैंसर हो जाएगा तो हम मर जाएंगे या लाइफ खत्म हो जाएगी, ऐसा है नहीं। बिकॉज अवेयरनेस तो नहीं है। हाँ, मूवीज में जो दिखता है ना, जो कैंसर आ गया तो मरने वाले। एग्जैक्टली हाँ। और वो माइंडसेट, ये वो देखिए वो परसेप्शन होता है श्रीकांत। मैं आपको एक बहुत सटीक सा फॉर्मूला बताता हूँ। ये जो लोग आज बीमार हैं, जस्ट फॉरगेट अबाउट कैंसर, ये हमारे नॉर्मल बीमारी में भी होता है, या हमारा जो साइकिक पैटर्न होता है, वो जो हम बिहेव करते हैं वो भी बहुत मैथमेटिकल और सिस्टमेटिक होता है। जब भी कोई फिनोमिना हमारी लाइफ में होता है, कोई घटना घटती है, उस घटना को हम परसीव करते हैं ना, आँखों से, कान से, टच करके, तो जो हम देखते हैं, वो जो देखते हैं वो एक सिचुएशन होती है, एक इंसिडेंस होता है, चाहे वो फिल्मों में देखा या आपसे सुना या इनसे सुना कि भाई कैंसर की बीमारी बहुत ख़तरनाक थी, फिल्मों में देखा हमने, कैंसर का मतलब डेथ हो गया, कैंसर में बाल सफ़ेद हो जाए, बाल गिर जाते, ये एक हम ऐसा हमें कैंसर हुआ नहीं, बट कहीं से हमने देखा कि ये वाला सिचुएशन ऐसे ही होता है। अब वो जो फिनोमिना था, वो सिचुएशन जो था, वो इंसिडेंस जो था, उस इंसिडेंस से हमने अपना एक परसेप्शन बनाया, और वो परसेप्शन इतना रियल होता है कि हम उसमें जी रहे होते हैं। बचपन में याद रखो, जब हम लोग छोटे थे, तो जब भाई हमको कोई ऐसा रोल दिया जाता था तो हम क्या कहें, हम बता दिए भाई तुम्हें पुलिस बनना है, हम क्या करते थे, पुलिस वाले सोचते हैं पुलिस है भी, हम तो पुलिस ही है। पूरा एक्ट, पूरा बिहेवियर, पूरा डाइट, इमोशन सब पुलिस वाला था। उधर तो ब्रेन भी ऐसे इमोशंस क्रिएट करता था। आज ये है, इसको रियलिटी से अगर आज सब लोग समझ जाएं कि चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो पीसीओडी हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, ये सब हमारे परसेप्शन का रिजल्ट है। नमक ज़्यादा खाते हैं सब लोग, आपके घर में एक जैसा खाना खा रहे थे, सब लोग बाहर गए घूमने, एक ही खाना सबने खाया, लेकिन उसी खाने को खा के किसी को डायरिया हो गया, किसी को नहीं हुआ, तो क्या खाना रिस्पॉन्सिबल था? नहीं। तो कुछ तो ऐसी चीज़ है ना जो बीमारी दे रही है, या जो हमारे लाइफ के लिए क्रूशियल है, हमारे डिसीजंस के लिए, हमारे एक्ट के लिए, हमारे बिहेवियर के लिए। हमारा आपका बिहेवियर भले ही भाई सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज आपको बीमारी में ऐसे समझना है, परसेप्शन जो हमारा होता है वो किसी न किसी इंसिडेंट से आता है। कोरोना हुआ, वो एक सिचुएशन था। हाँ। कोरोना को सबने अलग अलग तरीके से परसेप्ट किया। हाँ। किसी ने कहा कुछ नहीं है, किसी ने कहा घर से निकलना, किसी ने कहा बड़ी बीमारी है, किसी ने कहा कुछ नहीं होता, मैं तो बाहर घूम रहा था, और सबको उसी एक इंसिडेंट अलग अलग तरीके से अफेक्ट किया। ऐसे ही हर बीमारी के साथ, इवन इंक्लूडिंग कैंसर। बहुत सारे लोग को कैंसर है नहीं, इन्वेस्टिगेशंस में क्लियर दिखता नहीं है कि कैंसर है, बट उनका परसेप्शन इतना बुरा हो जाता है कि उस परसेप्शन से वो अपनी लाइफ को ऐसे जीते हैं, उनका इलाज शुरू होता है, और धीरे धीरे वो जो थॉट प्रोसेस आप अभी बोल रहे थे ना, फिल्मों में कि लोग मर जाते हैं, तो ऐसा विचारधारा लेके, ऐसा माइंडसेट लेके लोग कैंसर के ट्रीटमेंट में जाते हैं। अब आपका परसेप्शन ही वही है तो हम कुछ भी कर लें। इट्स हाउ बॉडी रिएक्ट्स। अब जैसे बोल रहे हैं, मुझे कहानी याद आया। मेरे एक तो फ्रेंड का स्टोरी है। उन्हें बोला है कि इमेजिन दैट यू आर हैविंग ए गुड फूड, बढ़िया स्पाइसीदार, चटपट, मसालादार, बहुत भूख लग रही है, और बॉडी रिएक्ट डेफिनेटली। सो दैट लेट्स से व्हाटएवर द वाटर इन, लेट्स से माउथ वाटरिंग, हाँ सिंपल। अभी तो आ दे, इधर तो फूड ही नहीं, वो इमेजिनेशन में आ रहे। एग्जैक्टली, एवरीथिंग इज सेफ। ट्रीटमेंट भी ऐसा होता है। हाँ, ट्रीटमेंट भी ऐसा होता है। ट्रीटमेंट में हम सोचते कि मर जाए, इतना अच्छा कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, बॉडी रेस्पॉन्ड। तो खाना भी नहीं है, मैं तो माउथ वाटरिंग फूड इमेजिन कर रहा हूँ, माउथ पे वाटर आ रहा है। बिल्कुल। हाँ, सो हाउ वी टेक द परसेप्शन एज यू मेंशन, हाउ वी इमेजिन थिंग्स विल हैपन, द बॉडी विल रिएक्ट। और आप बोले रूट थेरेपी इन होम्योपैथी, क्या डिफरेंस क्या है रूट थेरेपी? यही जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। रूट थेरेपी जिसे कहते हैं ना, होम्योपैथी में जड़ से इलाज होता है, होम्योपैथी में बीमारी को जड़ से ठीक किया जाता है। तो रूट थेरेपी में यही जो मैं आपको समझाने जा रहा था, हम पेशेंट को एज अ होल समझते हैं। पेशेंट की पैथोलॉजी इंपॉर्टेंट है, प्लस पेशेंट का परसेप्शन, एंड उस परसेप्शन से पेशेंट का बिहेवियर कैसा है। और बाकी के जो मेडिकल साइंस है उसमें ट्रीटमेंट केवल पैथोलॉजिकल कंडीशंस को लेके होता है। डाइट,
रेजिमेन मैनेज करते हैं वो लोग। हम पैथोलॉजी प्लस पेशेंट का ओवरऑल परसेप्शन क्या है, आखिर ये कैंसर हुआ क्यों, कैंसर का जो प्री कैंसरस कंडीशन था वो कैसा था, उसमें वो कौन से परसेप्शन, थॉट, माइंडसेट जो था जिसने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जिससे कि फुल फ्लेश कैंसर हुआ उसको। अब उस कैंसर के दौरान उसका माइंडसेट कैसा, उसका परसेप्शन कैसा, उसका एक्शन कैसा, उन सबको समझ के एप्रोप्रिएट साइकिकल बिहेवियर टुवर्ड्स पेशेंट प्लस एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग डाइट, हैबिट, लाइफस्टाइल, एवरीथिंग वी डन इन वन प्लेटफॉर्म। ओके, एक ही प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर कैंसर रूट थेरेपी है, उसी एक ही प्लेटफॉर्म पे हम एक पेशेंट के साथ सब कुछ करते हैं। उसकी बीमारी का भी ख्याल रखते हैं, उसके स्टेजेस का भी ख्याल रखते हैं, बीमारी से पहले आखिर वो कौन से फाउंडेशन उसका बीमारी का क्या था। बीमारी के साथ देखिए, इलाज में केवल रेमेडी ज़रूरत नहीं होती। हमने आपको, जैसे आपको शुगर है मान लो, हमने आपको डायबिटिक की दवाई दे दी और आपको कहा ठीक है गोली खाओ ठीक हो जाओगे। हमने आपका लाइफस्टाइल चेक नहीं किया, आपका डाइट हैबिट चेक नहीं किया, आपका जो लाइफस्टाइल था, आपका डाइट था, आपका थिंकिंग पैटर्न था, ये सब हमने चेक ही नहीं किया। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। हम लाख आपको डायबिटीज़ की गोली दे दें, लेकिन अगर आपका स्ट्रेस नहीं कम करेंगे तो शुगर कम नहीं होगा। तो केवल गोली जरूरी नहीं है, तो आपका लाइफस्टाइल, आपका स्ट्रेस, आपका हैबिट, आपकी डाइट, सब कुछ हम मैनेज करते हैं। ओके, वो कैंसर में भी हम ऐसा ही करते हैं। केवल आपको दवाई दे के नहीं छोड़ते हैं, दवाई के साथ आपके परसेप्शन का भी ख्याल रखते हैं, आपके इमोशन का भी ख्याल रखते हैं, आपके डाइट का भी ख्याल रखते हैं, और इलाज के दौरान जितने भी ऑब्स्टिकल आएंगे उन सारे ऑब्स्टिकल को हम आपको रिटर्न करके, राइट डाउन करके देते हैं कि ये मुश्किलें आएंगी, और इस मुश्किलों को वो जो मुश्किल है, वो ऑब्स्टिकल्स है, उसका भी नॉलेज देके हम आपको प्रॉपर सर्वेलेंस पे रखते हैं। ओके, यू मेक श्योर द पेशेंट विल फाइट फॉर द कैंसर एंड द कॉजेस and also the external factors will gonna come up in the treatment. Definitely, everything in one platform, each and everything. तो हम पेशेंट का हाथ तब तक नहीं छोड़ते, मतलब उसके कैंसर में, उसके फाइट में उसके साथ खड़े रहते हैं। कैंसर इज रिवर्सल और completely curable? इस पे बड़ा डिबेट है, हाँ, और बड़ा कंफ्यूजन है। मुझे भी कैंसर आ गया, चलो ठीक है, युवराज सिंह उसको क्योंकि कैंसर आया। बहुत सारी किताबें, हाँ, बहुत सारे लिटरेचर्स और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं कैंसर ट्रीटमेंट को लेके, उन सब के हिसाब से कैंसर इज़ नॉट क्योरेबल। कैंसर क्योर नहीं होता। कैंसर को हम रिवर्स कर सकते हैं, कैंसर का मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैंसर के सिम्टम्स को कम करने के लिए दवाई दे सकते हैं, बट कैंसर इज़ नॉट क्यूरेबल। कैंसर का क्योर नहीं है अगर एक बार कैंसर हो गया तो। ऐसा बहुत से इंस्टीट्यूशन में या बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ये कहते हैं। और अगर आप क्लेम भी करते हो ना कि कैंसर क्योर कर सकते हैं, तो चूंकि हमारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहते कैंसर क्योर कर सकते, तो आप क्लेम भी नहीं कर सकते। बट इन माय एक्सपीरियंस, कैंसर अगर सही समय पे पकड़ लिया जाए, कैंसर का इलाज अगर होलिस्टिकली किया जाए, तो कैंसर को रिवर्स कर सकते हैं हम। ओके, बहुत सारे कैंसर पेशेंट अपनी बीमारी से ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन कैंसर का जो ट्रीटमेंट है, कैंसर का जो ट्रीटमेंट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है श्रीकांत, वो ये है कि आप कैंसर के स्टेजेस को समझें। कैंसर के ट्रीटमेंट में बार बार यही कहता हूँ कि कैंसर के ट्रीटमेंट में टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है। ओके, आपका पेशेंट किस समय आया, किस स्टेज में आया, और वो बीमारी कहाँ तक फैली और कहाँ तक नहीं फैली। ओके, कुछ कैंसर को समय रहते ही जान के उसको सर्जरी करके कम्प्लीटली ठीक किया जा सकता है। कुछ कैंसर को हम जो है वो दवाई से ठीक कर सकते हैं। कुछ कैंसर को अल्टरनेटिव, मतलब एक सिस्टम और दो सिस्टम, दोनों सिस्टम के को एक साथ करके ठीक कर सकते हैं, सर्जरी एंड मेडिकेशन। जहाँ तक मेडिसिन्स की बात है, जहाँ तक कैंसर के सिम्टम्स और मेडिकेशन की बात है, होम्योपैथी एक ऐसी मेडिकल सिस्टम है जिसमें कैंसर के हर स्टेज में जो भी सिम्टम्स आते हैं, उन सिम्टम को ठीक करने की दवाई हमारे पास। ये जो कैंसर रूट थेरेपी जो है, ये पेशेंट को हर स्टेज में समझ के पेशेंट का इलाज करते हैं हम। और ये जो ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट। ओके, इसमें हम आपको एज अ होल समझते हैं। मज़ेदार बात क्या है कि हम आपका जो इलाज चल रहा है, जिसको हम लोग कन्वेंशनल ट्रीटमेंट बोलते हैं, कि कैंसर हो गया है तो उसका इलाज क्या है,
या तो सर्जरी कराओ, या तो कीमोथेरेपी कराओ, रेडियोथेरेपी कराओ और इम्यूनोथेरेपी कराओ। अगर ये इलाज चल भी रहा है पेशेंट का ना, तो भी हम होम्योपैथी के साथ, रूट थेरेपी के साथ उसको उस इलाज में इफ़ेक्टिव प्रॉम्प्ट इफ़ेक्ट दे सकते। तो ये एक तरह से बहुत ही सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज और साइंटिफिक जो है वो पार्ट है जिससे रूट थेरेपी अपना काम करती है। आप बोले स्टेज 1 एंड स्टेज 4, सो जस्ट टू अंडरस्टैंड, मुझे तो पता भी नहीं कैंसर है, एज यू मेंशन एवरीवन हैज़ कैंसर, आई फील नाउ ये बंदा भी तो कैंसर तो है, बिल्कुल है। सो स्टेज 1 टू स्टेज 4, व्हाट इज द बेस्ट स्टेज टू डायग्नोस? देखिए, अभी बताता हूँ, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 ऐसे कैंसर के स्टेजेस होते हैं। बट स्टेज 1 से पहले भी एक स्टेज 0 होता है, ओके, जिसे प्री कैंसर स्टेज कहते हैं, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है। ओके, वो ट्रांजिशन फेज़ होता है। अगर उस फेज़ को समझ लिया जाए तो कैंसर स्टेज 1 में तो पेशेंट जाएगा नहीं, बिकॉज डिजीज़ क्या है, एक जर्नी है, प्रोग्रेशन हो रहा है। अगर हमने प्रोग्रेशन समझ लिया तो अभी जो रिक्वायरमेंट स्टेज 1 के लिए है, वो रिक्वायरमेंट अगर हमारी बॉडी में नहीं होगा तो स्टेज तो आगे डेवलप नहीं होगा ना। तो स्टेज 0 या जिसे हम कहते हैं प्री कैंसर स्टेज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये स्टेज समझना होता है। इसके अपने कुछ इंडिकेशन हैं जो सबको जानना है। आज कैंसर आगे बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि जागरूकता नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि भाई कैंसर के स्टेजेस क्या होते हैं, या हमें कब रुकना चाहिए, कब हमें क्रॉस चेक करना चाहिए। क्योंकि कैंसर के जो एग्जामिनेशन होते हैं, कैंसर के जो टेस्टेज होते हैं, वो भी बहुत फ्रीक्वेंटली हम नहीं कराते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो जैसे बोला डर जाएंगे। हाँ, अरे यार कैंसर निकल गया तो क्या करेंगे। हाँ, अच्छा बताओ, निकल गया तो क्या करेंगे, वो एक अलग फैक्टर है। अगर हमें पता चल जाए कि स्टेज 1 है तो शायद हम स्टेज 4 तक जाने की जो जर्नी है उसको रोक पाएँ। तो हमें कैंसर का जो डायग्नोसिस है वो एज अर्ली एज पॉसिबल हमें ये जान लेना चाहिए कि भाई अब ये कैंसर का प्री कैंसर स्टेज है, यहाँ नहीं रुके तो अब बीमारी के डोमेन में जाएंगे। तो अगर हमें प्री कैंसर स्टेज पता हो तो यहाँ ये भी तो एक स्टेज है, यहाँ पे भी तो पेशेंट आएगा, लेकिन यहाँ आने से पहले हेल्थ टू प्री कैंसर स्टेज, ओके, भाई आई एम कम्प्लीटली हेल्दी, नाउ दैट हेल्थ कैन कन्वर्ट इनटू प्री कैंसर स्टेज। तो आखिर वो कौन से रास्ते हैं, हमें ये बताएंगे कि ये जो रास्ता है, ये रास्ता प्री कैंसर स्टेज का है। तो वो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी सबके लिए है। वो उसमें उसको हम 3-4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक फूड हैबिट, इमोशन, लाइफस्टाइल, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, सिम्टम्स, इंडिकेशन, साइंस हमारी बॉडी में जो ये बताते हैं कि भाई कैंसर का रास्ता अब खुलने वाला है। तो सबसे ज़्यादा यस, ठीक है, आई एम हेल्दी, आई एम एन हेल्दी इंडिविजुअल, आई डू वर्कआउट एंड आई डू एवरीथिंग, सो व्हाट्स द फ्रीक्वेंसी डू हैव टू डू गो फॉर अ कैंसर टेस्ट? कैसे डायग्नोस? देखिए, फ्रीक्वेंसी ऐसा नहीं है कि कोई फ्रीक्वेंसी इसकी है या इसके लिए आपको रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। सिंपल कुछ इंडिकेशन है, जैसे हर एक ऑर्गन के अपने अलग अलग इंडिकेशन है। मैं आपको जनरल चीज़ें बताता हूँ। आप बिल्कुल हेल्दी हो, ठीक है, तो जैसे ही आपने स्मोकिंग स्टार्ट करी, अल्कोहल स्टार्ट किया, टोबैको स्टार्ट किया, तो ये श्योर शॉट है कि ये क्या है, कैंसर में लेके जाएगा। ठीक, तो सबको पता है कि हम ये खा रहे हैं या ये पी रहे हैं या ले रहे हैं तो ये कैंसर में लेके जाएगा, आपको तो ये पता है ना। तो इसको तो इग्नोर करना है, इसको तो छोड़ना है, लेकिन आप लगातार ले रहे हो। तो अगर आपसे वो आदत छूट नहीं रही है तो आपको क्या करना है, रेगुलर इंटरवल पे इन्वेस्टिगेशन कराना है। माउथ में देखना है कि कोई पैचेस तो नहीं आ रहा है, हम कुछ खा रहे हैं तो वो खट्टा, मीठा, तीखा हमारी ज़बान पे या हमारे टंग पे लग तो नहीं रहा है, कोई अबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं आया माउथ में। डूइंग आप स्मोकिंग ले रहे हो, आपको पता चलता है, तो यू शुड गो फॉर रेगुलर टेस्ट। ओके, अल्कोहल स्मोकिंग भी नहीं करता हूँ, हाँ, सो आई चलो स्मोकिंग नहीं कर दो, फिर भी हम जब कुछ खाते हैं वो माउथ में लगना तो नहीं चाहिए ना। हाँ, रेगुलरली हमारे टंग्स पे क्रैक आ गया, माउथ में कहीं कोई ग्रोथ हो गया, कोई मांस बन गया, कट्स आ गए, अल्सर हो गया, तो ये चीज़ भी फ्यूचर में कैंसर में टर्न हो सकता है। सो ये प्री कैंसर स्टेज है, या ये और ये एक दिन का नहीं है। हाँ,
एक बार कट सकता है, 2 बार कट सकता है, लेकिन कोई एक स्पेसिफिक सिम्टम माउथ में हाँ। लगातार हो रहा है और एक पैटर्न में बार बार बना रह रहा है, किसी भी चीज़ का परसिस्टेंट बना रहना इज और कांस्टेंट इरिटेशन टू एनी ऑर्गन, जो भी थ्रोट, हाँ, ईयर, आईज, कुछ भी कांस्टेंट इरिटेशन टू एनी ऑर्गन्स। कॉन्स्टिपेशन आ रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन कांस्टेंट है, 1 साल 2 साल 3 साल से कॉन्स्टिपेटेड है आप, हाँ, लगातार ब्लीडिंग हो रही है आपको, ठीक है। एक ग्रोथ है जो लगातार बना हुआ है, स्किन पे इरिटेशन लगातार बना हुआ है, कांस्टेंट इरिटेशन हो रहा है, वो कांस्टेंट इरिटेशन में टर्न विथ टाइम इनटू कैंसर। ओके। सो अगर आपको देखना, देखो कोई भी कहते ना कि अगर एक हैबिट 21 दिन तक किसी एक काम को लगातार करते रहें तो हैबिट में बन जाएगा, तो वैसे ही इरिटेशन अगर लगातार हो रहा है वो कैंसर तो बन वो भी जाएगा। कैंसर बन जाएगा। तो इरिटेशन को सबसे पहले देखना है। अभी इमोशंस भी होता है लगातार, डर 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 डर, कैंसर 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 कैंसर, ये भी तो कांस्टेंट इरिटेशन है आपके थॉट प्रोसेस पे, दैट मे टर्न इनटू कैंसर। तो ये जो कांस्टेंट इरिटेशन है इज द प्राइमरी इंडिकेशन। दिस इंडिकेशन इज अ इंडिकेशन फॉर प्री कैंसर स्टेज, सो यू शुड बी अवेयर फॉर दैट। किसी बंदा को थ्रोट इन्फेक्शन आ रहे हैं, हाँ, बार बार आ रहे हैं, बार-बार so आ then रहे he should have to check for a, डेफिनेटली ही गो एंड चेक। किसी को ईयर पेन आ रहे हैं, 1 महीने आ रहे हैं, 2 महीने आ रहे हैं, कंसिस्टेंसी आ रही है, कंसिस्टेंसी, वेरी गुड, कंसिस्टेंट इरिटेशन हाँ, is the most important factor and is the confirmatory sign for pre-cancerous condition. like a lot of people may ask, अभी तो मुझे कुछ ये इसमें सिम्टम्स में कुछ है, frequently I am getting ear pain or frequently I am getting fever, so when they should have to go for a cancer test and is it gonna cost? अलग अलग कंडीशंस हैं, मैं बताता हूँ आपको। जैसे फीमेल को ले लेते हैं, हाँ, ठीक है। फीमेल में ब्लीडिंग कॉमन नहीं होता है, ब्लीडिंग केवल मेंसेस के दौरान ही होता है। अब ये लगातार ब्लीडिंग बना हुआ है, ड्यूरिंग यूरिनेशन ब्लीडिंग है, आफ्टर क्वाइशन ब्लीडिंग है, ठीक है, या चल रहे हैं तो ब्लीडिंग हो रहा है, ये कांस्टेंट ब्लीडिंग बना हुआ है, तो ये एक कांस्टेंट इरिटेशन है। यू शुड गो फॉर चेकिंग। ओके, मेल को ले लेते हैं। अभी आपका माउथ में कुछ एबनॉर्मल साइन दिख रहा है, माउथ पे कुछ वाइट वाइट पैचेस दिख रहे हैं, ठीक है, या क्रैक्स दिख रहा है, टंग पे कोई ट्यूमर दिख रहा है, ग्रोथ दिख रहा है, तो अब ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 लगातार 2 3 4 6 महीने से हो रहा है, आप चेकिंग के लिए जाओ सर। बॉडी में अनडिफाइंड ग्रोथ है, ट्यूमर है, और वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। एक ट्यूमर हुआ, एक के बाद दूसरी जगह पे आया, दूसरी के बाद तीसरी जगह पे आया, तो ये कॉमन नहीं है। यू शुड गो फॉर, ये सब प्री कैंसर स्टेजेस हैं, यू शुड गो फॉर टेस्ट। अभी आपका नोज़ ब्लीडिंग हो रहा है लगातार, तो आपकी आवाज़ सडनली बदल गई, आप बोल कुछ रहे थे, आपकी आवाज़ बदल गई, अब आप बहुत कुछ कर रहे हो, वो एक महीना 2 महीना 6 महीने से आपकी आवाज़ वॉइस ही अल्टर्ड हो गई, आपको थ्रोट में जाके देखना है। आपको एसिडिटी लगातार बनी हुई है, कुछ भी खा रहे हो गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, और आपके माउथ से ब्लड आ रहा है, तो आपको तुरंत चेक करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन 6 साल 8 साल 10 साल से बना हुआ है, आपको जाके क्रॉस चेक करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ भी खा रहे हो, पेट में दर्द हो रहा है, और वो दर्द एक फैशन से लगातार हो रहा है, तो भी आपको एक बार जाके क्रॉस चेक करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लगातार आपको अपने ब्लड के इन्वेस्टिगेशंस करा रहे हैं। फीमेल्स है, अब फीमेल में क्या हो रहा है कि भाई ब्रेस्ट में कोई लंप दिख गया, कोई ग्रोथ दिख गई, कोई ट्यूमर दिख गया, और ट्यूमर ग्रोथ हमेशा से बना हुआ है, यू शुड गो फॉर ब्रेस्ट चेकअप। तो आपको ये एक वर्ड जो मैंने बोला इसको बहुत ध्यान से रखिएगा, कांस्टेंट इरिटेशन। लगातार किसी एक ऑर्गन्स में कोई एक स्पेसिफिक सिम्टम्स बना हुआ है और कोई रीजन नहीं है। एक्सटर्नली अगर बात करें आप, तो आपके स्किन है, स्किन पे आपको एबनॉर्मल चीज़ें दिखने लगी, आपको मान लो बहुत सारे मोल्स दिख रहे हैं, स्किन का कलर चेंज हो गया आपका, ठीक है, तो भी आपको इंटरनली क्या, स्किन क्या होता है, हमारे चेहरे का जो है, हमारे अंदर शरीर में जो हो रहा होता है उसका रिफ्लेक्शन स्किन पे होता है। तो मल्टीपल मोल्स आ रहे हैं, आपका सडन वेट लॉस हो गया है आपको, ये सारी चीज़ें ना कहीं कैंसर की तरफ आपको लेके जाती है।
तो ये सारे के सारे इंडिकेशंस प्राइमरी इंडिकेशंस होते हैं जो आपको ध्यान देना। अगर ये इस इंडिकेशन को आपने रोक लिया तो कभी भी स्टेज 1 आएगा ही नहीं, और स्टेज 1 नहीं आएगा तो आगे बढ़ने की बात ही नहीं होती है। सो इसको डायग्नोस कैसे करते हो? स्पेसिफिक टेस्ट और देखिए हर एक ऑर्गन का अपना स्पेसिफिक टेस्ट है। सबसे पहले तो ब्लड मार्कर्स हैं हमारे, रेगुलर ब्लड मार्कर्स कराइए आप, CBC, LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर जैसे फीमेल्स हैं उनको पैप्समेर कराना चाहिए, एक जांच, एक इन्वेस्टिगेशन होता है। अगर ब्रेस्ट में कोई ऐसी परेशानी आ रही है तो मेमोग्राफी कराना होता है। अल्ट्रासाउंड करा के लीवर और एब्डोमेन को चेक कर सकते हैं कि उधर कोई ग्रोथ है कि नहीं है। ब्लड के बहुत सारे जांच होते हैं किसी न किसी स्पेसिफिक बीमारी को लेके, प्रोस्टेट को लेके ब्लड के बहुत से इन्वेस्टिगेट, PSA है आप चेक कर सकते हो। ब्रेस्ट कैंसर को है तो CA 153 ये कर सकते हैं। सर्विक्स के लिए अलग है, स्टमक कैंसर के लिए अलग है, एक और इन्वेस्टिगेशन CA होता है। लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो बात की बात है। इन्वेस्टिगेशन आप करा सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से पहले जो कॉमन इंडिकेशन है उस पर ध्यान देना है। देखिए इन्वेस्टिगेशन कन्फर्मेटरी होता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से पहले कुछ सिम्टम्स हैं जो हमें बताते हैं कि कुछ तो एबनॉर्मल चल रहा है। ये सिम्टम हो गए। अब इससे एक स्टेप और आगे आते हैं। हमने बोला आपका फूड हैबिट, आपका लाइफस्टाइल, मोस्टली सेडेंट्री लाइफ हो गया हमारा, कोई एक्सरसाइज नहीं है, एक जगह बैठे रहते हैं। अभी जो हमारे बिलोंगिंग्स हैं, लेट नाइट मूवीज़, लेट नाइट पार्टीज़, हमारी बॉडी का एक रिदम होता है, इसको सर्केडियन रिदम बोलते हैं। वो रिदम हमें नेचर के साथ कनेक्ट करता है। नेचर्स में जो चीज़ें हो रही होती हैं, जो फिनोमिनाज हो रहे होते हैं, उसके साथ हमारी बॉडी को कनेक्ट करता है। अब आप देखो सर, कितने लोग नेचर्स के फिनोमिना के साथ कनेक्ट हैं। अगर आप थोड़े पीछे जाएं और गांव का एक्सपीरियंस हो तो गांव में 7 बजे के बाद लाइट नहीं आती थी, ठीक। धीरे धीरे लोग 7-8 बजे तक सो जाते थे। सुबह सूरज की रोशनी के साथ जगते थे, रात को सो जाते थे। आज दिन और रात में फ़र्क ही नहीं है। नाइट ड्यूटी से हमारे पास बहुत सारे IT प्रोफेशनल हैदराबाद में आते हैं, हाँ। वो आते हैं, उनको माइग्रेन होता है, उनको स्ट्रेस होता है, उनको नींद नहीं आती है। जब मैं उनसे पूछता हूँ और सिर्फ बताओ, तो जब सोना चाहिए तब जगते हैं और जब जगना चाहिए तब सोते हैं। तो क्या एबनॉर्मल नहीं है? सो लोग आते हैं, मुझे माइग्रेन आ रहे हैं, मुझे ये आ रहे हैं, सो यू आर नॉट फॉलोइंग व्हाट द लाइफ इज गिविंग टू यू। Every irritation give indication that you are not following the route of nature. याद रखिएगा, हर इंडिकेशन, हर इरिटेशन आपको ये इंडिकेट करता है कि आप प्रकृति के नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो नज़र, आप पार्टीज कब होती हैं? रात में। उधर शादियां दिन में होती थी, हाँ, रात को नहीं होती थी। रात में पार्टीज होती है, लेट नाइट्स होते हैं। और आप देखो, दिन और रात का फ़र्क ही ख़त्म हो गया। कन्फ्यूज़न में हमारा ब्रेन चलता है कि दिन है कि रात है। एक सबसे इम्पोर्टेंट, आज लोगों की रोशनी आंखों की ख़राब हो रही है ना, देखा होगा आपने। नेचर ये कहा गया है कि अगर आपको सोने जाना है, नींद में जाना है, आप सोने जा रहे हो, तो कम से कम मोबाइल या जो बहुत तेज़ रोशनी वाले जो ऑब्जेक्ट हैं उसको 1 घंटा पहले बंद कर दो। लेकिन हम मोबाइल स्टेटस देख के सोते हैं, ब्राइटनेस वाला, रील्स देखते देखते सो जाते हैं। तो हमारे जो अंदर जो हमारे ऑप्टिक नर्व्स हैं, जो आँखों के नर्व से संवेदनाएं हैं, वो शांत ही नहीं होती। सुबह उठते हैं, दर्द होता है, परेशानी होती है। तो ये बहुत सारे, देखिए आज अगर हमें सोसाइटी को कुछ बताना है तो कैंसर के स्टेजेस से पहले कैंसर के प्री स्टेजेस पे उनको जानकारी देनी है। हम कैंसर में जा रहे हैं तो कुछ ऐसा एजुकेशन हम दे लोगों को, कुछ ऐसे इंडिकेशंस बताएं जिससे कि कैंसर हो ही ना, कैंसर के रास्ते तक पहुँचे ही ना आप। उसमें सबसे बड़ा इंडिकेशन है इरिटेशन को समझना, अपने हैबिट्स को देखना कि वो कौन सा हैबिट है जो नेचर्स को फॉलो नहीं कर रहा। अभी आपने बोला कि कैंसर बहुत बढ़ गया, फिल्मों में सुना करते थे हम लोग, ऐसे बड़े आदमी को हुआ करता था, लेकिन आज कैंसर तो हमारे घर में, हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में आ गया। अब ये बताओ, जो बड़े शौक लोगों के थे, क्या वो शौक हमारे नहीं हो गए आज? मोबाइल्स किसके पास हुआ करते थे पहले? आज तो आज तो वो सारी हैबिट्स हमारे पास। और आप विश्वास नहीं करोगे, बड़े लोग अब नेचर के पास, वो ऑर्गेनिक खा रहे हैं। हाँ, अभी तो हम पेस्टिसाइड का फूड खा रहे हैं। जो खाना
कितना भी कंट्रोल करो पेस्टिसाइड्स तो आते रहते हैं। पानी रोज पीते हैं ना, हाँ। सोचो किस में पानी पीते हैं, प्लास्टिक बोतल्स में। ये नहीं कि प्लास्टिक बोतल से कैंसर होता है, लेकिन कंसिस्टेंट उसमें पानी पियेंगे तो कुछ ना कुछ तो नुकसान आपका होना है ना। माइक्रो प्लास्टिक अंदर माइक्रो जाएगा। प्लास्टिक, अभी पहले पानी के लिए हम लोग कॉपर का वो यूज़ इस्तेमाल करते थे करते थे, ना, कॉपर ग्लास कॉपर एंड ग्लास, हाँ। सिल्वर ग्लास, अभी ये सब करते थे ना। अभी तो प्लास्टिक ग्लास आ गया है। हाँ। तो आप अपने लाइफ को तो देखो, आप अपनी ज़िंदगी को तो देखो, कैसे ज़िंदगी जी रहे हो आप। जब आपकी लाइफ ही नेचुरल नहीं है तो आप अपने आप को कैसे बीमारियों से रोक सकते हो। तो और वो बीमारियां, आज जितनी बीमारियां होंगी वो सारी की सारी बीमारी का फाइनल डेस्टिनेशन कैंसर ही है। सो आप जैसा बोल रहे हैं कि विद इन 10 years एवरीवन विल हैव कैंसर। 10 साल ज़्यादा बोल दिया मैंने सर, 5 से 7 साल में देखिएगा हर मोहल्ले में हर बंदे को कैंसर हो रहा है। So that we don't have to worry about if we detect early. डेफिनेटली वी हैव टू वरी अबाउट इट। अगर हम इसके लिए चिंता नहीं करेंगे तो आज कैंसर ऐसा नहीं कि कोई छोटी बीमारी है, हमें उसके लिए आज से कोशिश करनी है। आज से ही हमें ट्राई करना है, कोशिश करनी है, जागरूकता लानी है कि भाई ऐसी नौबत ना आने दें। आप अधिक से अधिक नेचर को फॉलो करें। सबसे बड़ी बात है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ योर ओन बॉडी। हम सब दुनिया को समझने का दावा करते हैं, सो बॉडी क्या बोल रही है वो सुनो पहले। वो नहीं सुनते सर। बॉडी बोलती है यार आज नहीं जाना, हाँ। लेकिन गोली खा के चले जाते हैं। आज नींद आ रही है, अभी नींद आ रही आज है, नहीं काम करना है, काम नहीं करना। हम क्या करते हैं, वो ऐसे कॉफ़ी पी के कॉफ़ी पी के काम करते हैं। हमारा बॉडी कहता है कि भाई आज जो है वो आपको गैस बन रही है, कटी डकार आ रही है, लेकिन फिर भी पिज़्ज़ा खा रहे हो आप, दवाई ले रहे हैं। स्मोकिंग का पहला पफ में मज़ा आता है क्या आपको? पहला स्मोकिंग करोगे तो आपकी बॉडी रजिस्ट करती है आपको। हाँ। कफ आता है, खांसी आती है, वो क्या कह रहा है? डोंट कंज्यूम इट। लेकिन व्हाट वी डू, अल्कोहल का पहला सिप में बहुत मज़ा आता है क्या आपको? नहीं। क्या कहता है वो भी सोचो, उसके बाद नमक और नींबू भी चाटते हैं। सोचो ना आप क्या कर रहे हैं। आपको कांस्टेंट इरिटेशन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, कोई बंदा है, लेकिन आपके मन में है कि मैं उसे बोलूँगा, लेकिन हम नहीं बोल रहे हैं। क्यों? आज पूरी की पूरी लाइफ हमारी ऐसी है सर जो फ्यूचर में केवल कैंसर देगी। सो इट्स अ हाई टाइम टू इंटरसेप्ट आवरसेल्फ, इंटरसेप्ट आवर सोसाइटी, आवर होम, एवरीथिंग यू हैव टू इंटरसेप्ट। एंड उसको जितना ज़्यादा हो सके नेचर्स के हिसाब से ट्यून करें। आज कंपटीशन बहुत है, हमारा वाला भाग जाएगा आगे, ठीक है, आप सक्सेसफुल हो ही गए 40 साल में और 5 साल बाद आपको कैंसर हो गया, क्या करेंगे आप? हमने किसी को हरा दिया तो उससे क्या मिला आपको? हमारी पूरी लाइफस्टाइल, हमारा पूरा पैटर्न, हमारी पूरी सोसाइटी ऐसी डिज़ाइन हो गई है आज कि वो केवल और केवल बीमारी देगी लोगों को। तो इट्स अ हाई टाइम ब्रदर कि इंटरसेप्ट करना है और देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सर कि आपकी बॉडी कोई सिम्टम देती है आपको मारने के लिए। हमारी बॉडी हर एक सिम्टम्स हमें देती है हमें बचाने के लिए। फीवर आता है तो फीवर इसलिए आता है कि आपकी ब्लड में इन्फेक्शन है, तो ब्लड को जितना गर्म करेंगे वो जो बैक्टीरिया, सिंपल। आपको पेन हो रहा है ना सर, तो पेन ये बता रहा है कि प्लीज़ डोंट मूव दिस, टेक सम रेस्ट। हम वो पेन को क्या सरप्रेस करने के लिए दवाई खा लेते हैं। आपको डकार आ गई ना खाने से पहले, उस एक डकार ने, उस एक इरेक्टेशन ने इंडिकेट किया कि प्लीज स्टॉप। व्हाट वी डू, टेक ऐसी टैबलेट एंड टका। सो ये होता है सर। हमें लगता है कि बीमारी हमें हुई है, वो बीमारी आप हुई इसलिए कि आपने बॉडी के इंडिकेशन को समझा नहीं, और हर स्टेज पे बॉडी ने एक डिफेंस किया कि आपको रोका जा सके। पेन इज़ अ प्राइमरी इंडिकेशन टू वॉर्न यू कि जस्ट स्टॉप, लेकिन हम नहीं मानते हैं सर। आज ये तमाम कैंसर इंस्टीट्यूट हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, ये कैंसर का इलाज आपको करने के लिए रेडी रहेंगे। लेकिन कैंसर के इलाज से पहले एक स्टेज आता है जिसमें कैंसर की जागरूकता ज़रूरी होती है। तो हम ये जो हमारा कैंसर रूट थेरेपी है जो होम्योपैथी में, इसके 3 हमने विंग बना रखे हैं सर। हम कैंसर को जागरूक करते हैं, पहले तो कैंसर का इन्फॉर्मेशन देते हैं लोगों को, इन्फॉर्मेशन के बाद उनको अवेयर करना,
और अवेयरनेस के बाद अगर बीमारी हुई है तो उसका ट्रीटमेंट करना। आप याद रखना, एक अवेयर पेशेंट जल्दी ठीक होता है रादर देन एक इग्नोर्ड पेशेंट। मुझे पता है कि ये नहीं करना है तो मैं वॉलेंटरी उससे बचने की कोशिश करने लगता हूँ। तो आज कैंसर का जो इलाज है, कैंसर की जो परेशानी है, इलाज इम्पॉर्टेंट है बट इलाज का नॉलेज पेशेंट को होना ज़रूरी है। अवेयरनेस इज द ओनली मेडिसिन फॉर कैंसर पेशेंट, ओनली प्राइमरी मेडिसिन। अगर हमसे लोग पूछते हैं कि मेडिसिन्स, तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ द प्राइमरी मेडिसिन फॉर कैंसर इज़ ओनली अवेयरनेस। हर एक ऑर्गन्स की जानकारी आपको होनी चाहिए और हर एक ऑर्गन्स पे जहाँ कैंसर होता है उस ऑर्गन्स के इंडिकेशंस की इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि हाँ, कब हमारा लंग्स इंडिकेट करता है कि हमें कैंसर होगा, कब हमारा थ्रोट, हमारा लिवर, हमारा स्टमक, हमारा ब्लड, हमारा बोन, हमारा ओवरी, हमारा सर्विक्स, हमारा ब्रेस्ट हमें इंडिकेट करता है कि भाई इट्स अ साइन ऑफ कैंसर, इट मे बी कैंसर, जस्ट गो एंड क्रॉस चेक इट। सो आप बोल रहे हैं ना 5 मेजर, मुझे जैसे आप इतना पेशेंट्स तो देखते रहते हैं 15 साल एक्सपीरियंस पे, मोस्ट कैंसर टाइप्स बहुत सारे ऐसे, अभी आज ना ये कहना अब रिलेवेंट नहीं है ब्रदर कि सबसे कॉमन कैंसर बताइए। हर ऑर्गन्स पे आज कॉमन कैंसर हो गया। ओके पहले तो कॉमन कैंसर, ब्लड कैंसर बहुत कॉमन हुआ करता था, लेकिन आज बहुत फ्रीक्वेंटली पेशेंट मिलने आते हैं हमसे, ठीक है। बट मोस्टली जो कॉमन सिम्टम, कॉमन कैंसर है, अगर आप पूछो तो मैं बताता हूँ कि जो भी हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले ऑर्गन्स हैं, आप बताओ हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किसका होता है? सब खाते हैं ना, सब खाते हैं भाई। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल तो सुबह से लेकर शाम तक जो भी ये सब डाले जा रहा है। हाँ, तो सबसे कॉमन कैंसर माउथ का होता है, फिर थ्रोट का होता है, फिर जीआईटी पेट का होता है, फिर रेक्टम का होता है। क्योंकि ये सब सुबह से शाम तक सबसे ज़्यादा ट्रैफिक किधर होता है आप बताओ? हाँ, सुबह उठा पानी पिया, सुबह उठा खाया, सुबह से शाम तक ये ट्रैफिक चल रहा है हमारा। हाँ। तो जो जितना ज़्यादा यूज्ड ऑर्गन होगा उधर उतना ज़्यादा कैंसर के चांसेस हैं। एक्सपोज टू कैंसर। दूसरा क्या है? स्किन। फिर क्या है? सांस तो रोज लेंगे ना, सांस तो रोज लेंगे नहीं, अभी लेना ही है। रोज के मतलब एवरी सेकंड एवरी मोमेंट ले रहे हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा लंग कैंसर भी हो सकता है। और स्किन इज एक्सपोज टू यूवी, स्किन कैंसर फीमेल में देखा जाए तो मेंसेस, जो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो बहुत कॉमन है फीमेल के लिए। ब्रेस्ट का कैंसर बहुत कॉमन है आजकल। और जितने भी फ्रेक्वेंटली यूज्ड हमारे, ये बहुत कॉमन। ब्लड कैंसर कॉमन नहीं था लेकिन आज हो रहा है। पैंक्रियाज कैंसर कॉमन नहीं था लेकिन आज हो रहा है। आज हर एक ऑर्गन के कैंसर हो गए आजकल। आप कोई भी एक ऑर्गन नहीं बता दो जिसका कैंसर नहीं होता, हर एक ऑर्गन्स पे कैंसर मैंने देखे हैं। तो कैंसर जो है वो मैन मेड डिजीज़ है, हमने क्रिएट किया है कैंसर से। कैंसर बाहर से नहीं आया है। कैंसर किसी बैक्टीरिया, एक दो बैक्टीरिया वायरस को हटा दिया जाए, इसके अलावा कैंसर बैक्टीरिया वायरस से नहीं होता। कैंसर इज सिंपल अ लाइफस्टाइल डिजीजेज। कैंसर इज सिंपल अ हैबिट ओरिएंटेड डिजीजेज। कैंसर केवल हमारे हैबिट से है, हमारे लाइफस्टाइल से है, हमारे थिंकिंग पैटर्न से है। अगर आपको सच में कैंसर फ्री करना है इंडिया को या सोसाइटी को, तो आपको अपनी आदतें बदलनी है, आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना है, आपको अपना डाइट बदलना है, आपको अपना थिंकिंग पैटर्न बदलना है। अगर आप इसको बदलते हो तो ही कैंसर से लड़ पाओगे। बड़े अस्पताल, बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े क्लिनिक्स, बड़ा इलाज, इससे कैंसर रुकेगा नहीं। एक एग्जांपल दे के चलते हैं, चलो आप। सो बचपन में कैंसर नहीं होता, सो वी यूज्ड टू ईट हेल्दी। वो बर्गर नहीं, पिज़्ज़ा नहीं, वो फ्राइड फूड नहीं। कितना 9 बजे तो सोते ही रहते, सुबह 6 बजे। आप कितने साल के हो? कितने साल? 30 साल के। तो 20 साल पीछे तो याद होगा ना? हाँ। तो अभी देखो हम गांव में रहते थे हम लोग, तो हमें अगर समोसे खाने होते थे तो हफ्ते में एक दिन गांव में मार्केट बाजार लगता था। हाँ। उस हफ्ते में एक दिन का वेट करना होता था कि आज बाजार लगेगा तो मार्केट में समोसा वाला आएगा और समोसा खाएंगे। हाँ। आज स्विगी, जोमेटो, 10 मिनट में समोसा आता है। वो जो किधर बैठा वो उधर ही लेके आते हैं। अब वो समोसा कहाँ बना, किसने बनाया, उसने क्या मटेरियल यूज़ किया, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम तो जाते थे ना या मार्केट में समोसा गरम ऐसे छूते थे। हाँ। क्या बनाया, कैसे बनाया, कौन सा तेल डाला, देख के लेते थे ना। आज लेते हैं क्या ऐसा? वो कहाँ से आया, किधर से आया? आज बीमारी इतना कॉमन क्यों है? क्योंकि हमें पता नहीं कहाँ से आया है, बस उस पर एक लोगो लगा हुआ है, हमें लगता अच्छा है। तो हम, आप देखो ना हमारी लाइफस्टाइल कैसे है। मूवीज़ भी 10 साल पहले, मेरा जब याद है
टीवी में मूवी देखना है तो हफ्ते में एक मूवी आते थे, अभी देख लो नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स रात भर देखना है। अभी तो मेरी भी आदत है, मतलब एक सीरीज स्टार्ट हुआ अब वो खत्म करना है। सीरीज रात भर जगे हुए हैं, सुबह नींद आ ऑफिस रही जाना हो, है, नहीं। कुछ नहीं, और ऐसे मांख मार के आंखों में सीरीज देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें और काली सीरीज देखने में मज़ा नहीं आता, हाँ। इसके साथ साथ कुछ खाना है नहीं, खाना है वो, आप सोचो पॉपकॉर्न वो खाते रहते हैं। सीरीज चल रहा है। हाँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है कैंसर के लिए। देखो खाली कैंसर 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 करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। कैंसर को समझना है तो आपको अपने सोसाइटी को समझना पड़ेगा, सोसाइटी के हैबिट को, फैमिली के हैबिट को, अपने हैबिट को चेंज करने से कैंसर रुकेगा। ऐसे कैंसर नहीं रुकना, चाहे आप कुछ भी कर लो। कैंसर रुकेगा केवल एक चीज़ से, वो है जागरूकता, अवेयरनेस। और ट्रीटमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसका, और ट्रीटमेंट का सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये देखना है कि एक ऐसा डॉक्टर चुनना है जो डॉक्टर आपको पहले मरीज समझे, आपको एक इंसान समझे, और आपकी बीमारी के साथ साथ हर चीज़ों का ख्याल रखे। केवल दवाई से पेशेंट ठीक नहीं होता, दवाई एक रास्ता है, दवाई ही अकेला रास्ता है, ऐसा नहीं है। मेडिसिन इज़ वन वे, नॉट द ओनली वे। वेरी गुड, नॉट द ओनली वे। व्हाट वी थिंक दवाई खा के सब ठीक कर लेगा, ऐसा नहीं है सर। और दुख की बात है कि हम डॉक्टर्स भी लोगों को ऐसा नहीं बताते हैं। लेकिन ये जो हमारा कैंसर रूट थेरेपी जो है, इधर हम पेशेंट को हर एक चीज़ समझाते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसका इलाज करते हैं। अवेयरनेस भी है, एजुकेशन भी है, ट्रीटमेंट भी है, और ट्रीटमेंट का ऑब्स्टिकल है उसका भी हम रिटर्न में ख्याल रखते, बताते हैं ये सारे पॉइंट्स हैं जिसको आपको अवेयर होना है कि हमने दवाई दे दी आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको बीमारी ऐसी है जो आपके हैबिट की वजह से लगी, जो आपके परसेप्शन की वजह से लगी, तो वो हमारी दवाई चेंज नहीं करेगी, हम हेल्प करेंगे, आपको खुद से उसको चेंज करना है। और पेशेंट भी बहुत खुश होते हैं। अभी मैं आपको एक छोटा सा रियल टाइम केस बताता हूँ। अभी आज से 1.5 महीना पहले मेरे पास एक पेशेंट आया। पेशेंट को लंग कैंसर था, स्टेज 4 का कैंसर था उसको। ओके। और इवन मैं ईमानदारी से कहता हूँ तो परसेप्शन की जो मैं बात कर रहा था आपसे, इवन मैं भी पेशेंट को देख के मुझे, क्योंकि वो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी सब चल रहा था उसका, पेशेंट कॉन्टीन्यूअस ऑक्सीजन सपोर्ट पे था, कॉन्टीन्यूअस। अगर आधे घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए ऑक्सीजन हटाएंगे तो मर जाएगा या उसको परेशानी होगी। अब वो सब कुछ ख़त्म होकर मेरे पास आया। हमने बस इतना ही कहा कि आपको ये कैंसर क्यों हुआ, फिर रूट तक गए, उसके परसेप्शन को हटाया, समझने के बाद उसको दवाई दी गई। मुझे भरोसा नहीं था श्रीकांत कि वो पेशेंट को दोबारा मैं दूसरी बार देख पाऊँगा। लेकिन जब वो सेकेंड टाइम 1.5 महीने के बाद मेरे पास आया तो मैं तो पहले उसे पहचान नहीं पाया। तो पूरा ऑक्सीजन सिलेंडर लेके वो लोग आए थे, वो चल के आया। मैंने कहा मैंने तो इसको कहीं देखा है। फिर मेरे सामने बैठा और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने उस पेशेंट को ठीक किया है या पेशेंट चल के खड़ा होकर आया है। मैंने उससे पूछा भाई कैसे हुआ? कहा डॉक्टर साहब आपकी बातों ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। मेरा जो परसेप्शन था अपने आप को लेके, मैं सोचता था कि मैं बेचारा हो गया, अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मैं मर जाऊंगा, माँ बाप पे बोझ हूँ, और मैंने बस अपने आप को एक डेथ के इमेजिनेशन में अपनी ज़िंदगी जी रहा था। आपकी बातों से और ये जो दवाई मिली मुझे, इससे मुझे होप दिखाई दी। मैंने अपना परसेप्शन चेंज किया, अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, अपने थॉट प्रोसेस चेंज किए, और जो आपने कहा मैं बिल्कुल वैसे ही करता रहा। और उस दौरान आप लोगों की, आपकी जो टीम थी, उसने कंसिस्टेंटली हर हफ्ते कॉल करके मुझे बताया कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और डॉक्टर साहब मैं अब दौड़ना चाहता हूँ। हमने कहा देखो दवाई तो वही थी, मेडिसिन भी वही थी, सब कुछ कर रहे थे एकदम जो अप टू द मार्क है। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जो चल रहा है, जो आपका रूटीन का ट्रीटमेंट चल रहा है, वैसे ही चल रहे थे। केवल आपने क्या चेंज किया? तो कहा डॉक्टर साहब मैंने परसेप्शन और लाइफस्टाइल चेंज करी। पहले तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे लड़ना है। 90% कैंसर के पेशेंट ना जंग हार जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता। आसपास के जो लोग होते हैं वो तो पहले ही डरे हुए होते हैं कि कैंसर हो गया तो डेथ है। उधर देख ले तो कैंसर ग्रुप रहता है, अवेयरनेस का कैंपेन्स रहता है। इंडिया में तो कुछ तो अभी कोई नहीं, ऐसा कैंपेन हमने स्टार्ट किया है और ये कैंपेन धीरे धीरे हम ग्रो करेंगे इसको, क्योंकि यही एक रास्ता है। और पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है, चल के आया मस्त एकदम ठीक है। मैं अभी दिखाऊंगा, अभी मैं दिखाऊंगा आपको ऑफ स्क्रीन उसके वीडियो दिखाऊंगा। आप देख के शॉक्ड हो जाओगे कि यार आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। अगर आपने प्रॉपर टाइमिंग पे ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया और आपने कैंसर को इग्नोर किया, डायग्नोसिस के बाद भी आप दिमाग लगाते रहे कि हमें कहाँ जाना चाहिए,
तो ये सबसे बड़ा क्राइम है एज ए पेशेंट जो आप अपने साथ कर रहे हो। तो टाइम और स्टेजेस को जान के तुरंत उसके लिए इफेक्टिव ट्रीटमेंट स्टार्ट करना। अब ट्रीटमेंट के दौरान भी बहुत सारे पेशेंट गलतियां करते हैं। मेरे पास पेशेंट आते हैं, हमने उनको दवाई दी, दवाई देने के बाद हमने ट्रीटमेंट के दौरान एक प्लान ऑफ ट्रीटमेंट बनाया उनका। वो कॉमन चीज़ें होती हैं, भाई आपको थोड़ा कंफर्टेबल फेज में रहना है, माइंड को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। अभी कैंसर पेशेंट क्या करता है, अब वो दिमाग में इतना स्ट्रेस होता है, घर कैसे चलेगा, फैमिली कैसे चलेगी, बच्चा कैसे चलेगा, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, ये उसके दिमाग में चल रहा होता है। तो जितनी एनर्जी बॉडी को चाहिए उस कैंसर की बीमारी से लड़ने के लिए, वो सारी एनर्जी तो उसके स्ट्रेस में बर्न आउट हो जाता है। और क्या गलती करते हैं, जो स्पेसिफिक डाइट बताई, थोड़ा सा पेशेंट ठीक होता है, कहता है डॉक्टर साहब अल्कोहल ले सकता क्या, डॉक्टर साहब चिकन खाएगा क्या, वो शुगर लेने लगता है और वो चीटिंग करता है। और याद रखिएगा, कैंसर का पेशेंट हो या कोई और पेशेंट हो, अगर ट्रीटमेंट के दौरान अगर आप अपने आप से चीट कर रहे हो, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आप अपनी बीमारी से कभी भी ठीक नहीं हो पाओगे। और ये हम डॉक्टर कैंसर में ऐसा होने नहीं देते। एक पेशेंट पे एक डॉक्टर लग जाता है, हर हफ्ते आपको फ़ोन करके आपसे पूछते हैं कि भाई क्या चल रहा है, डाइट, लाइफस्टाइल, हैबिट, महीने महीने हम बात करते हैं उनसे, उनको एकदम पावर पैक करके रखते हैं, उनको स्पेस ही नहीं देना है। और ये कैंसर पेशेंट प्लस कैंसर के जितने अटेंडेड होते हैं ना, मतलब आपके घर में किसी को कैंसर हुआ है तो आपको भी ख्याल रखना है। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो कैंसर के इलाज के दौरान करते हैं वो लोग, प्रॉपर स्लीप नहीं लेना, प्रॉपर डाइट नहीं लेना, अपने आप को एक्सर्शन में लेकर ना माइंड और बॉडी पे। ये सारा का सारा जो परेशानी है, ये सारा जो मिस्टेक है, ये इलाज में आपको डिले करता है या इलाज आपका थोड़ा बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात, तीसरा मिस्टेक, आपका कैंसर का इलाज हुआ, आपको डॉक्टर ने कहा कि ठीक है नाउ आपके सेल्स ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, आप कंफर्टेबल हो, नॉर्मल लाइफ जीना है, लेकिन आपको इन सारे हैबिट से दूर रहना है। मेरे लगभग 80 to 90% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पेशेंट ठीक हो जाते हैं, ठीक होने के बाद वापस से उनकी वही लाइफस्टाइल स्टार्ट होती है और वो दोबारा बीमार होते हैं। स्मोकिंग बोल दिया नहीं करना है, स्मोकिंग वापस से करना शुरू करते हैं, खाने के लिए बोला गया नहीं खाना है, वापस से खाते हैं, ओवर एग्जेशन करते हैं, सारी चीज़ें वैसे करते हैं हम लोग। तो आपको ये देखना है इलाज में भी कि भाई मिस्टेक करना है तो बिफोर ट्रीटमेंट मिस्टेक अलग है, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट मिस्टेक अलग है और आफ्टर ट्रीटमेंट मिस्टेक अलग है। और यही हम डॉक्टर कैंसर में करते हैं। जितनी भी संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं मिस्टेक की, वो हम पहले से उनको रिमाइंडर करके भेजते हैं और उनको क्रॉस चेक करते रहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ तो मिस्टेक की कोई संभावना ही नहीं है अगर पेशेंट डॉक्टर कैंसर से अपना इलाज कराता है। और एक बात है, पहले डिस्कस कर लिया, हमें तो सेडेटी लाइफस्टाइल अच्छा है, वर्कआउट कर लेता हूँ, जिम कर लेता हूँ, सब अच्छा है, फिर कैंसर आ रहा है। इसका रीज़न फैमिली का वो भी कभी कभी होता है सर। हेरिडिटरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने सवाल पूछा है। जैसे मान लो फैमिली हिस्ट्री में कैंसर है आपको, तो संभावना है, क्योंकि हम तो फैमिली का ही जीन्स लेके आगे आए हैं, माँ बाप के जीन्स से हमारा, और कहीं ना कहीं हमारे फैमिली में टेंडेंसी है कैंसर की, तो ये एक बहुत बड़ा प्रिकॉशनरी, एक बहुत बड़ा सावधानी का पॉइंट बनता है कि भाई हमारी फैमिली में ऑलरेडी कैंसर है। दैट मीन्स आपके खून में कैंसर है, आपका नहीं कहते खून में इसके बिजनेस है, ऐसा बोलते नहीं। हाँ। तो अगर हमारी फैमिली में फॉरगेट अबाउट कैंसर कोई भी बीमारी की हिस्ट्री है, तो यू शुड अवेयर फॉर दैट, यू शुड प्रिकॉशियस फॉर दैट। अभी एक नॉर्मल इंसान है जिसकी फैमिली में कोई कैंसर नहीं है, वो स्मोकिंग एल्कोहल करता है, चलेगा, लेकिन आपकी फैमिली में कैंसर है और आपका जो कैंसर का जो हैबिट है वो एज पर कैंसर है, तो आपको वो कैंसर जल्दी अफेक्ट करेगा रादर देन किसी और पर्सन को। तो आप में तो पहले से प्रोनिसिटी है, आप पहले से उसके लिए प्रोन हो, सेंसिटिव हो। तो ये सावधानी आपको बरतनी है कि अगर हमारी फैमिली में किसी को कैंसर है तो पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में मुझे भी हो सकता है। तो कैंसर के लिए जो जो चीज़ें कैंसर के लिए ज़रूरी हैं, उन चीज़ों से हम वॉलेंट्री दूर रहना शुरू करके अपनी ज़िंदगी को बहुत दिनों तक हेल्दी रख सकते हैं। पहले बोल दिया ना, जो एक्सटेंडेड कुछ बंदा फ्रेंड, उसका कीमोथेरेपी हो गया, वो बाल झड़ गया, उसके बाद वेट लॉस हो गया, वो क्या असल कैंसर से ज़्यादा वो कीमोथेरेपी और रेडिएशन से ज़्यादा नुकसान हो गया उसका। हमारा रूट थेरेपी में डिफरेंस क्या है? देखिए, पता अभी अच्छा सवाल है आपका, और ये लगभग हर पेशेंट के मन में होता है,
बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी नहीं कराना, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट कितना बुरा होता है कि इससे बाल झड़ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाए, बहुत सारे ऐसे मिथ हैं। तो 2-3 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ कि ये जो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी है, ये ज़रूरी होता है पेशेंट में। कभी कभी बहुत एसेंशियल होता है कि इसका इस्तेमाल करना ही होता है, और ये भी ज़रूरी है कि इसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो और ये भी आपने बिल्कुल सही कहा कि कभी कभी कैंसर की बीमारी उतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं होती जितना खतरनाक उस कैंसर के इलाज में ये जो आपने कीमो और रेडिएशन का जो बैड इफ़ेक्ट होता है वो इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है कि उस बैड इफ़ेक्ट से पेशेंट ज़्यादा परेशान होता है रादर देन की बीमारी इटसेल्फ। तो इसको अगर समझा जाए सही से तो ज़रूरी है, लेकिन ये जो ट्रीटमेंट पेशेंट को हम जब दे रहे होते हैं तो पेशेंट का असेसमेंट बहुत ज़रूरी होता है कि पेशेंट का कंडीशन एक्चुअल में कैसा है। ये जो वायलेंट मेडिसिन है, इस मेडिसिन का इफ़ेक्ट पेशेंट झेल पाएगा कि नहीं। दूसरा, ये तब ज़रूरी होता है सर कि अब बीमारी जो है वो अनकंट्रोल्ड है, वो फैल जाएगी तो इसको दे सकते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट खतरनाक होता है, लेकिन कभी कभी ये ट्रीटमेंट एसेंशियल होता है। अब मज़ेदार बात क्या है या खुशखबरी क्या है कि ये जो हम कैंसर रूट थेरेपी का इलाज करते हैं तो हमारे पास किसी भी बीमारी का, चाहे कैंसर में कीमोथेरेपी का बैड इफ़ेक्ट हो, रेडियोथेरेपी का बैड इफ़ेक्ट हो, इम्यूनोथेरेपी का बैड इफ़ेक्ट हो या आफ्टर इफ़ेक्ट ऑफ सर्जरी हो, इन सारे के सारे सिचुएशंस का ट्रीटमेंट, बैड इफ़ेक्ट का ट्रीटमेंट हमारे पास है। होम्योपैथी में अगर हम इलाज करते हैं, कैंसर रूट थेरेपी से हम अगर ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो इन सब के इफ़ेक्ट को हम ठीक कर देते हैं। बहुत सारे हमारे पास पेशेंट हैं, लगभग 80 to 90% ऐसे पेशेंट हमारे पास जो ऑलरेडी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या अपना सर्जरी के साथ हमारे पास आते हैं। हम उनका ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू करने के लिए नहीं बोलते हैं, उस ट्रीटमेंट के साथ हम होम्योपैथिक इलाज करते हैं और इस इलाज में उनको बैड इफ़ेक्ट कम होता है या हम बैड इफ़ेक्ट से भी लड़ते हैं। तो ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें आप किसी भी स्टेज के कैंसर में कोई भी साइड इफ़ेक्ट अगर ट्रीटमेंट की वजह से हुआ है उसका इलाज होता है, प्लस कैंसर को भी हम धीरे धीरे साइड बाय साइड सप्रेस या पैलिएट जो भी हो कर रहे होते हैं। तो एक इलाज एक तरह से सेफेस्ट इलाज है, और अगर आपको इस तरह का साइड इफ़ेक्ट भी है तो साइड इफ़ेक्ट का इलाज भी आप यहाँ से कर सकते हो और आपका कैंसर का ट्रीटमेंट, और इससे आपका वो ट्रीटमेंट भी इफेक्टिव हो जाता है। जो रेडियो का बैड इफ़ेक्ट है वो भी, रेडिएशन भी बहुत अच्छे से चल रहा होता है, आपका कीमो भी बहुत अच्छा चल रहा होता है, आपका पेशेंट भी कंफर्टेबल होता है, उसको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहा होता है, या अगर साइड इफ़ेक्ट के बाद हमारे पास आया तो उसके साइड इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं, पेशेंट में स्ट्रेंथ आती है, पेशेंट जो होता है वो बहुत अच्छे से किसी भी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करने लगता है। तो ये बहुत सारी खूबियाँ हैं डॉक्टर कैंसर के का, जो हम लोगों का एक स्पेसिफिक पैटर्न है रूट थेरेपी का, उससे बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स, ये ऐसी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। 5 daily objects that can cause cancer. नंबर 1 ब्लूबेरी, नंबर 2 गार्लिक, नंबर 3 ब्रोकली, मशरूम एंड टर्मरिक। So 5 foods to avoid to prevent cancer. नंबर 1 प्रोसेस्ड मीट, नंबर 2 sugary coated food, नंबर 3 प्रोसेस्ड मीट, नंबर 4 हाईली सॉल्टेड फूड, नंबर 5 ग्रिल्ड, स्मोक्ड एंड डीप फ्राइड फूड। Daily regular life objects that we use regularly in our life that can cause cancer. ऐसा कुछ है क्या? है ना। नंबर 1 नॉन स्टिक पैन, नंबर 2 प्लास्टिक कंटेनर वाटर बॉटल्स, और ये भी है फैब्रिक कंडीशन। हम सोचते नहीं, बट और रेगुलर लाइफ में भी सम थिंग्स कैन कॉज कैंसर एज यू मेंशन इन द प्रीवियस। ऐसा कुछ थिंग्स है क्या? हाँ है ना। एक, ओवर फोन यूज़, रात में दिन में 24 घंटा हम हाथ में फ़ोन ही लेकर रखते हैं। एयर पोल्यूशन एंड ट्रैफिक एग्जॉस्टेशन, अभी देखो ना कितना पोल्यूशन है हर जगह। पेस्टिसाइड एक्सपोजर, और जो मोस्ट कॉमन पेस्टिसाइड एक्सपोजर होता है ना, वो जो सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं ना कुछ तो पेस्टिसाइड हम उसको ले ही लेते हैं। अननेसेसरी मेडिकेशन, हर चीज़ के लिए दवाई है आजकल, और इंस्टेंट मेडिकेशन है। एंड द फाइनल इज क्रॉनिक स्ट्रेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कैंसर वार्निंग साइंस usually people ignore. Exactly. Number 1 unexplained bleeding, sudden weight loss, extreme fatigue, lumps and swelling, persistent cough and soreness. Common myths in cancer. कॉमन मिथ इन कैंसर, सबसे पहला जो मिथ है कैंसर का कि कैंसर हो गया तो मर जाएगा, ठीक है।
दूसरा जो मिथ है कि कैंसर अगर मेरे फादर को है तो वो हेरिडिटरी है, ये मिथ है। और तीसरा जो सबसे कॉमन मिथ है जो कैंसर का, वो ये है कि कैंसर जो है वो अगर हो गया है या हम जो है वो किसी कैंसर के पेशेंट को हमने टच कर लिया, उसको छू लिया, उसकी हेल्प कर दी तो हमें कैंसर हो जाएगा, ये सारे मिथ हैं। बेस्ट कैंसर प्रिवेंशन टिप्स। बेस्ट कैंसर प्रिवेंशन टिप, सबसे पहला कैंसर के प्रिवेंशन का टिप है ट्राई टू अंडरस्टैंड योर ओन सिम्टम्स। दूसरा ओपन एयर एक्सरसाइज। तीसरा हेल्दी खाना। चौथा स्ट्रेस फ्री रहना। पांचवा अपने इमोशन को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना। आफ्टर दिस वंडरफुल कन्वर्सेशन मुझे तो कैंसर का डर तो चले गया। हाँ, बट यू वांट टू से एनीथिंग दैट टू आवर ऑडियंस? देखिए बस इतना ही कहना चाहते हैं ऑडियंस से हम कि कैंसर बीमारी और कैंसर का डर, ये दोनों बहुत अच्छे से समझना है आपको। कैंसर का डर बीमारी से बड़ा है, तो डरना नहीं है। कैंसर अगर हुआ है तो पहले ये जानना है कि कैंसर क्यों हुआ। कैंसर को अगर समझना है सर आपको, तो आपको अपने बॉडी के लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। आपका बॉडी क्या कह रहा है, आपके बॉडी की फीलिंग क्या है, आपके बॉडी के सिम्टम्स क्या हैं, उसे कभी भी इग्नोर मत करिए। ठीक है, अगर आपको कोई लंप है, ट्यूमर है, वो कैंसर नहीं है, फिर भी उसको कैंसर मान के उसका इन्वेस्टिगेशन कराइए और जब वो कंफर्म हो जाए कि वो कैंसर नहीं है तभी आपको सांस लेना है। कैंसर कोई छोटी बीमारी नहीं है, कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है और इस कैंसर से अगर आपको लड़ना है तो सबसे पहली चीज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड आपका शरीर आपसे क्या कहना चाहता है, आपका बॉडी आपको क्या समझाना चाहता है। और जितने भी इंडिकेशन मैंने बताए हैं उन सारे इंडिकेशंस में एक भी इंडिकेशन अगर आपको दिखता है तो यू शुड गो टू द रूट ऑफ दैट सिम्टम्स इंडिकेशंस एंड क्लियरफाई करो कि कहीं वो बीमारी फ्यूचर में कैंसर तो नहीं बदल सकती। जानकारी, अवेयरनेस इज़ द प्राइमरी मेडिसिन फॉर कैंसर। मार्क माई वर्ड, आई एम सेइंग अगेन, अवेयरनेस इज़ अ प्राइमरी मेडिकेशन फॉर कैंसर। तो यही बोलेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छे से कैंसर के सवाल पूछे और मुझे भी बहुत इस पॉडकास्ट में बहुत मज़ा आया कि कैंसर का डर भगाना है तो हम सबको एक साथ एकजुट होकर कैंसर का अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।